नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट हिंदी में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे हिंदी के एक नए टॉपिक के बारे में, छंद। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए हुए हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, छंद। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज हम इस वीडियो में छंद को वन शॉट में पूरा छंद पढ़ने वाले हैं। छंद जितना भी टॉपिक छंद में डाटा दिया हुआ है वो सारा हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हिंदी जहाँ भी पूछा जाता है, छंद टॉपिक वहाँ पूछा जाता है, वहाँ पे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक ही वीडियो में आपका पूरा डाटा एकदम कंप्लीट हो जाएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए कोई भी दिक्कत समस्या आपको नहीं आएगा। तो हम लोग बहुत ही डिटेल में बारीकी से चर्चा करने वाले हैं एक ही वीडियो में। यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। दोस्तों यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस, यूपी कांस्टेबल या यूपी एसआई के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। तो टॉपिक का नाम है छंद संप्रदाय। देखिए संप्रदाय इसको क्यों कहते हैं कि संप्रदाय उस वजह से कहते हैं क्योंकि छंद में बहुत सारे छंद हमको पढ़ने होते हैं, इसलिए इसको संप्रदाय कहा जाता है। ठीक है, तो छंद में यदि बात करें धातु की, तो छंद में धातु कौन सा है? तो छंद में छद या छद धातु होता है। छंद के अर्थ की बात करें, अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों आह्लादित करना इसका अर्थ होता है। आह्लादित करना का मतलब है एक तरीके से लयबद्धता। जैसे जीवन में यदि आप उठते हैं, चलने में, खाने में, सोने में, बैठने में यदि ध्यान होता है तो जीवन में कहते हैं ना कि एक आह्लाद आ जाता है। वैसे ही छंद का अर्थ होता है आह्लादित करना, क्योंकि इसमें तुक, मात्रा, लय, वर्ण, गति, यति आदि नियमों से हम पंक्तियों को बांधते हैं तो उसमें एक आह्लाद आ जाता है, इसलिए छंद का अर्थ होता है आह्लादित करना। सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? तो सर्वप्रथम प्रयोग इसका वेदों में मिलता है। वेदों में भी किस वेद में? तो ऋग्वेद में मिलता है। छंद के प्रणेता कौन है? तो छंद के प्रणेता की बात करेंगे तो आचार्य पिंगल इसके प्रणेता हैं। प्रणेता का मतलब जनक। अब बात आती है छंद का दूसरा नाम क्या है, यानी छंद को और भी कई नामों से जाना जाता है। तो छंद का दूसरा नाम होता है पिंगल शास्त्र। क्या बोलेंगे दोस्तों? पिंगल शास्त्र, क्योंकि इसके प्रणेता कौन है? इसके प्रणेता ही आचार्य पिंगल है, इसलिए इसको पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। और इसका दूसरा नाम छंद सूत्र भी है, छंद सूत्र। तो अब दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। इस डाटा से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं कि छंद में कौन सा धातु है? तो छद या छद। छंद का अर्थ क्या है? तो आह्लादित करना। छंद का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? तो वेदों में। किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में। प्रणेता कौन है? तो आचार्य पिंगल। छंद का दूसरा नाम क्या है? तो छंद सूत्र है, या छंद का दूसरा नाम क्या है? तो पिंगल शास्त्र भी है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों चर्चा किया गया है कि छंदों का गोदाम किसे कहा जाता है? तो छंदों का गोदाम या छंदों का अजायब घर। तो एक रचना है रामचंद्र का जिसको छंदों का गोदाम कहते हैं या छंदों का अजायब घर कहते हैं। छंदों का गोदाम उस वजह से कहते हैं क्योंकि यहाँ पे छंद भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। अजायब घर इस वजह से कहते हैं क्योंकि हर वैरायटी का छंद इस रचना के अंदर पाया जाता है। अंग की बात करें कि छंद के अंग कितने हैं, तो मुख्य रूप से तो अंग इसके 5 होते हैं, बाकी इसके 7 अंग होते हैं। ठीक है, भेदों की बात करें तो छंद के भेद 2 या 4 होते हैं। तो मुख्य आपके एग्जाम में 2 ही पूछा जाता है, बाकी 4 भी इसका टाइप होता है। अब दोस्तों ये जो रामचंद्र का रचना यहाँ पे दिया गया है, तो ये रामचंद्र का जो है ये रचना किसका है? तो ये रचना केशव दास का है। छंदों के भेदों में बात करें 2 या 4, तो इसमें कौन कौन से हैं? तो पहला है मात्रिक छंद, दूसरा वाणिक छंद, तीसरा है वर्ण व्रत छंद या इसको वाणिक व्रत छंद भी कहते हैं, और चौथा है मुक्तक छंद। मुक्तक छंद वही है दोस्तों, जैसे आपने कवि सुने होंगे आजकल, कुमार विश्वास एक कवि हैं, बहुत ही अच्छा मुक्तक छंद उनके द्वारा गाया गया है, आपने सुना होगा कि धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है, कि तेरा दिल समझता है, कि मेरा दिल समझता है। तो वो मुक्तक छंद गाते हैं। तो यहाँ पे छंदों के भेदों की बात करेंगे तो यहाँ पे छंदों के भेद 2 या 4 हो जाएंगे। आपके एग्जाम में मात्रिक छंद और वाणिक छंद से प्रश्न ज़्यादा बनता है, तो वो 2 ऑप्शन में दिया रहेगा, तो 2, यदि दोनों दिए रहेंगे तो हम लोग 4 को टिक करेंगे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो पाणिनि एक व्यक्ति हैं जिन्होंने एक पंक्ति कहा है, पाणिनि ने कहा है छंदः पादौ तु वेदस्य, यानी कि छंद जो है वो वेदों के क्या है? पादौ यानी पैर हैं। तो छंदः पादौ तु वेदस्य, ये पंक्ति एग्जाम में पूछा जाता है कि पाणिनि का पंक्ति कौन सा है? तो छंदः पादौ तु वेदस्य। परिभाषा समझते हैं। छंद का डेफिनेशन क्या होता है? तो तुक, मात्रा, लय,
ब्राह्म, वर्ण, गति, यति, गण आदि नियमों से आबद्ध पंक्तियां छंद कहलाती हैं। तुक, मात्रा, लय, विराम, वर्ण, गति, यति और गण इन आदि नियमों से आबद्ध पंक्तियां छंद कहलाती हैं। यही छंद के अंग हैं तुक, मात्रा, लय, वर्ण, गति, यति, ये सब। ठीक है दोस्तों, वर्ण, गति, यति और गण ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो ये जो है डाटा आदि नियमों से यदि किसी पंक्तियों को बांध दिया जाता है तो वही छंद कहलाता है। नोट में 1 2 बातें समझनी है। व्याकरण द्वारा गद्य अनुशासन होता है और वैसे ही छंद द्वारा पद्य अनुशासन होता है। तो ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों छंद के अंगों को समझते हैं। छंद के अंगों में सबसे पहला है वर्ण। वर्ण को समझते हैं। वर्ण में दोस्तों आपको 2 तरीके से समझना है। एक तो होता है आपका लघु वर्ण जिसके लिए हम 1 मात्रा का प्रयोग करते हैं। दूसरा होता है दीर्घ वर्ण जिसके लिए 2 मात्रा का प्रयोग करते हैं। तो लघु समझते हैं। तो देखिए लघु में अ यानी हिरिस्व अ और ई, उ और री और लिरी, ये अ, ई, उ, लिरी और री ये जो है आपके हिरिस्व वर्ण होते हैं। और अनुनासिक का जो साइन होता है जिस पे चंद्र बिंदु बनाते हैं वो वाला, ये अनुनासिक। ये स्वर हों और इनसे बने कोई भी व्यंजन हो वो लघु होंगे, उनके लिए 1 मात्रा का प्रयोग करेंगे। इसी तरीके से दोस्तों दीर्घ में समझते हैं। दीर्घ के लिए 2 मात्रा का प्रयोग करेंगे, उसके लिए ये वाला साइन लगाएंगे या फिर आप 2 नंबरिंग में भी कर सकते हैं। तो दीर्घ वर्ण क्या होते हैं? तो आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ ये दीर्घ वर्ण होते हैं। ये वाले स्वर हों या इनसे बना हुआ कोई भी व्यंजन हो वो दोस्तों ये स्वर और इनसे बने व्यंजन वो दीर्घ होते हैं और उनके लिए हम 2 मात्रा का प्रयोग करेंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ वर्ड आसानी से समझ आ गया हो। बहुत ही सिंपल है। अ, ई, उ, री, लिरी ये स्वर और इनसे बनकर कोई भी व्यंजन आए वो लघु होगा, उसके लिए 1 मात्रा का प्रयोग करेंगे। और आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ अगर ये वाले स्वर आएंगे तो इनके लिए हम 2 मात्रा का प्रयोग करेंगे या इनसे बना हुआ कोई भी व्यंजन हो। तो सिंपल सी बात है कि ह्रस्व स्वर के लिए 1 मात्रा का प्रयोग और दीर्घ स्वर के लिए 2 मात्रा का प्रयोग करेंगे। स्वर ही है ये, इन्हीं को इसमें दीर्घ और लघु कहा गया है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है कि चाहे लो नूपुर धुनि सोने, तो यहाँ पे मात्रा लगा के समझाया गया है। जैसे यहाँ पे लिखा है चाहे लो, तो चाहे लो पे हम मात्रा लगाएंगे तो कितना मात्रा आएगा? 2। हे पे 2, लो पे 2, नूपुर पे 2, पुर पे 1, र पे 1, धुनि 1 1, सुन 1 1। तो आपने देखा ये इस तरीके से मात्रा लगाएंगे क्योंकि चा में आ था तो आ दीर्घ होता है, हे पे ए दीर्घ है, लो पे ओ दीर्घ है, तो दीर्घ होगा उसके लिए 2 मात्रा का प्रयोग करेंगे और वैसे हम 1 1 मात्रा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लघु के लिए 1 मात्रा, दीर्घ के लिए 2 मात्रा। आगे चलते हैं। दूसरा नोट यहाँ पे लिखा गया है अनुस्वार दोस्तों। ठीक है, तो अनुस्वार और विसर्ग गुरु होते हैं। गुरु होते हैं इसका मतलब इनके लिए 2 मात्रा का प्रयोग करेंगे, किंतु हिंदी में विसर्ग नहीं चलता है तो अनुस्वार ही रहेगा। तो अनुस्वार के लिए कितनी मात्रा का प्रयोग करेंगे? अनुस्वार मतलब ये बिंदी होता है किसी भी, जैसे यहाँ पे मंद लिखा है तो मंद में म के ऊपर ही अनुस्वार का प्रयोग किया गया है, इसके लिए 2 मात्रा का प्रयोग करेंगे और द पे 1 मात्रा का। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विसर्ग हिंदी में चलता नहीं है तो विसर्ग का हमें प्रयोग करना नहीं है। जैसे मंद है, कुंद है, इंदु है, कंगन है, तो मंद पे आप देखेंगे मंद पे यहाँ पे 2 मात्रा लगेगा और द पे 1। उसी तरीके से कुंद पे 2 मात्रा यहाँ पे और द पे 1। वैसे इंदु में 2 1, कंगन में 2 1 1। अच्छा मंद को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अनुस्वार का न भी हो जाता है तो मंद में न हो जाएगा, कुंद में भी न हो जाएगा अनुस्वार का, इंदु में भी अनुस्वार का न हो जाएगा। तो 2 1 2 1, इंदु में 2 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मात्रा लगाना सेट है। एक और नोट हमें दोस्तों समझना है यहाँ पे। तो दूसरा नोट क्या है? तीसरा नोट समझते हैं। संयुक्त व्यंजन से पूर्व का वर्ण गुरु होता है और आधे वर्ण को नहीं गिना जाता है। यानी कोई भी संयुक्त व्यंजन हो, संयुक्त व्यंजन का मतलब आधा और पूरा वर्ण एक साथ मिलकर आते हैं, तो उससे पूर्व का वर्ण क्या होता है? गुरु होता है और उसमें आधे वर्ण को नहीं गिना जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल से चीज़ों को समझते हैं। कक्ष लिखा है तो कक्ष में आप जानते हैं दोस्तों जैसे छ है, त्र है ना, स्र है, ये सारे आपके क्या होते हैं? ज्ञ है, ये सारे आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो इनसे पूर्व का कोई भी वर्ण हो वो दीर्घ माना जाएगा।
दीर्घ का मीनिंग होता है कि उसके लिए दो मात्रा का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है कक्ष, तो कक्ष में 6 संयुक्त व्यंजन है। अब इससे पूर्व का वर्ण दीर्घ होगा, तो दीर्घ के लिए दो मात्रा का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे आप दो मात्रा का प्रयोग करेंगे। कक्ष पे एक मात्रा। विज्ञ में ग, ये जो ग है ये संयुक्त व्यंजन है, इससे पूर्व का दीर्घ होगा, दो मात्रा फिर एक मात्रा। मित्र में त्र संयुक्त व्यंजन है, तो संयुक्त व्यंजन से पूर्व का वर्ण दीर्घ होगा, दो मात्रा, यहाँ पे एक मात्रा त्र के लिए। रक्त में एक आधा क और त ये संयुक्त है, तो इससे पूर्व का दीर्घ दो मात्रा, और यहाँ पे आधे को नहीं करेंगे तो क का कोई मात्रा नहीं होगा, त पे एक मात्रा का प्रयोग करेंगे। धर्म में आप देखेंगे र और म, जैसे ध र म, ये र आधा है दोस्तों, है ना, तो इसमें आधे वर्ड को आप नहीं गिनेंगे, और ये संयुक्त हो गया, तो इससे पूर्व पे दो मात्रा, आधे की कोई मात्रा नहीं, र पे एक मात्रा का प्रयोग करेंगे। इसी तरीके से दोस्तों आप देखेंगे न्यायार्थ, तो न्यायार्थ में दो मात्रा, यहाँ पे दो और यहाँ पे दो मात्रा का प्रयोग करेंगे, और थ पे एक मात्रा का प्रयोग करेंगे। मुक्त में आप देखेंगे तो मुक्त में यहाँ पे ये संयुक्त है, तो इससे पहले दो मात्रा, आधे का कोई प्रयोग नहीं होगा, माँ का कोई मात्रा, त का एक मात्रा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे चीज़ों को समझते हैं। अब हम लोग दोस्तों समझते हैं गण क्या होता है। तो यह 3 अक्षरों से बना शब्द है, इसे गण या त्रिक कहते हैं। इसका प्रयोग वाणिक छंदों में होता है और इसकी संख्या 8 है। तो गणों की संख्या कितनी होती है? 8। इसको समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, यमाता राजभान सलगा। इसमें 10 वर्ण हैं और 8 गण हैं। तो यमाता राजभान सलगा, इससे आप गणों को, जैसे ये शॉर्ट ट्रिक है जिससे हम गणों को याद कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों कहा गया है कि यह 3 अक्षरों से बना शब्द है, इसे गण या त्रिक कहते हैं। एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि गण को और किस नाम से जानते हैं, तो त्रिक कहेंगे इसको, क्योंकि ये 3 अक्षरों से बनता है। तो दोस्तों 3 अक्षरों से मिलकर बनाएंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पे य मा ता, तो तीनों को मिलाएंगे तो यमाता बन जाएगा। अब पहला वाला छोड़ दीजिए, ये वाला य, तो फिर 3 लेंगे तो मा ता रा यहाँ तक बन जाएगा दूसरा। फिर माँ छोड़ देंगे तो ताराज, तो ताराज बन जाएगा। ता छोड़ेंगे तो राज भा, ये 3 बन जाएगा। फिर आप ज छोड़ेंगे तो जैसे आपने ताराज बना लिया, अगला बन गया राजभा, राजभा। अब इसमें राज छोड़ेंगे तो अगला बनेगा जभान। ठीक है दोस्तों, जभान बन गया यहाँ तक। अब आप भ छोड़ दीजिए, तो भ छोड़ेंगे तो भानस, यहाँ तक बन जाएगा, भानस अगला बन जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद आप न छोड़ेंगे, भा छोड़ेंगे तो नसल, यहाँ तक नसल में ये बन जाएगा। और फिर आप स छोड़ेंगे, न छोड़ेंगे तो सलगा बन जाएगा। अगला बन गया नसल, नसल के बाद सलगा। ठीक है, अगर आप स छोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा लगा, तो लगे में बनेगा नहीं, क्योंकि ये 3 अक्षरों से बना शब्द है। ठीक है दोस्तों, तो आप देखेंगे गढ़ यहाँ पे बनेगा, पहला गढ़ यमाता, दूसरा मातारा, तीसरा ताराज, राजभा, जभान, भानस, नसल और सलगा। ये आपके 8 गढ़ बनेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप मात्रा सेट करेंगे तो मात्रा सेट करिए। तो मात्रा में आप देखेंगे यहाँ पे य के लिए 1 मात्रा और माँ के लिए 2, फिर 2, और फिर मातारा में 2 2 2, फिर ताराज में 2 2 1। ठीक है, राजभा में 2 1 2, जवान में 1 2 1, भानस में 2 1 1, नसल में 1 1 1, सलगा में 1 1 2। ठीक है, अब दोस्तों इसमें गढ़ में होता क्या है कि इसका जो पहला वर्ण होता है, जैसे यहाँ पे यह है तो यह से बनेगा यगढ़। म, मातारा में म से मगढ़, पहले वर्ण से गढ़ बनाते चलते हैं। ताराज में त से तगड़, राजभा में र से रगड़, जवान में ज से जगड़, भानस में भ से भगड़, नसल में न से नगड़ और सलगा में स से सगड़। ठीक है, तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 8 गढ़ हमारे बन चुके हैं, यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। ठीक है, ये 8 गढ़ हैं दोस्तों। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए भारत में कौन सा गढ़ है, तो दोस्तों मात्रा लगा के हमें पता होना चाहिए। जैसे भारत में 2 1 1 हो गया, अब किस में 2 1 1 मात्रा है, तो आप देखेंगे 2 1 1 मात्रा यहाँ पे है। भानस में 2 1 1, तो भानस में भ से क्या बनेगा भगड़, तो भारत में कौन सा हो जाएगा भगड़ हो जाएगा। ऐसे अगर मान लीजिए पूछिए कमल में कौन सा गढ़ है,
तो कमल में मात्रा लगाएंगे दोस्तों, एक एक एक। अब पता करेंगे एक एक किस में है, तो नस्ल में आप देखेंगे, नस्ल में एक एक एक, ये नस्ल में तीनों एक एक मात्रा है, तो न से क्या बन जाएगा, नगड़। तो इसमें एक एक मात्रा नगड़ है। तो इस तरीके से हम लोग प्रश्न एग्जाम में डील करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे चलते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम लोग चलेंगे दोस्तों छंदों के प्रकार पे। तो छंदों के प्रकार में सबसे पहला है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद में दोस्तों पहला होता है सम्मात्रिक, दूसरा अर्ध सम्मात्रिक, तीसरा विषम मात्रिक। तो इसमें एक लाइन लिखा हुआ है, चारागाह में 10 बहु कुछ नहीं थे। तो चारागाह में, ये शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों याद करने का। तो चारागाह में चा से देखिए दोस्तों होगा चौपाई, और रा से होगा रोला, गा से होगा गीत का, हा से होगा हर गीत का। 10 बहु में दोस्तों चलेंगे, जैसे ये नीचे लिखा हुआ है सम्मात्रिक के नीचे लिखा है चारागाह में 10 बहु, यानी कि अर्ध सम्मात्रिक के नीचे 10 बहु, और विषम मात्रिक के नीचे कुछ नहीं थे। तो सम्मात्रिक, अर्ध सम्मात्रिक, विषम मात्रिक छंद होते हैं मात्रिक छंदों के तीन टाइप। तो इसी में आप देखेंगे एक लाइन है, चारागाह में 10 बहु कुछ नहीं थे। तो मैंने सम्मात्रिक में के नीचे चारागाह लिखा है। अब मैं समझा रहा हूँ कि सम्मात्रिक में चारागाह का मीनिंग क्या है। तो चारागाह में च से चौपाई, र से रोला, ग से गीत का, ह से हर गीत का हो जाएगा। और अर्ध सम्मात्रिक में आप देखेंगे तो अर्ध सम्मात्रिक में 10 बहु है, ठीक है, वो मैं बाद में डिटेल में चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं आपको सम्मात्रिक में चारागाह से समझाता हूँ। तो चौपाई में क्या होता है, चौपाई में प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है, रोला में प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है, और गीतका में प्रत्येक चरण में 26 मात्रा होती है, हर गीतका के प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होती है। दोस्तों ये वाला जो पेज मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, ये पेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेज है, इसलिए आपको समझना। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्रा, रोला में 24 और गीतका में 26, हर गीतका में 28 मात्रा प्रत्येक चरण में होती हैं। और चौपाई, रोला, गीतका, हर गीतका, ये चारों आपके छंद कैसे हैं, सम्मात्रिक छंद हैं, क्योंकि सम्मात्रिक में चारागाह से चा से चौपाई, रा से रोला, गा से गीतका, हा से हर गीतका होगा। अब हम लोग समझते हैं मात्रिक छंद में अर्ध सम्मात्रिक, ठीक है। देखिए सम का मीनिंग होता है समान, मात्रिक का मतलब मात्रा, जिसमें समान मात्रा हो वो तो अर्ध सम्मात्रिक में चला गया। अब ये अर्ध सम्मात्रिक है जो आधा मात्रा समान हो। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए द से होगा दोहा, और स से होगा सुरठा, और दोस्तों व से होगा बरवे, और ऊ से होगा उल्लाला। तो आप देखेंगे अर्ध सम्मात्रिक छंद में 4 छंद आएंगे, जिसमें दोहा, सोरठा, बरवे और उल्लाला। आधा आधा समान होगा। तो दोहा में दोस्तों क्या होगा, तो दोहा के पहले और तीसरे चरण में तो दोस्तों 13 मात्रा, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्रा। ये फॉर्मेट मैंने ये चरण बनाए हैं। तो पहला और तीसरा चरण तो दोस्तों 13 मात्रा का है दोहा में, और दूसरा और चौथा चरण 11 मात्रा। सोरठा दोहे का उल्टा होता है, तो इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्रा, और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्रा होंगी। अब समझते हैं बरवे क्या होता है। तो बरवे में आधा समान होगा, तो ये पहले और तीसरे चरण में तो 12 मात्रा, और दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्रा होगा। उल्लाला समझते हैं, तो पहले और तीसरे चरण में 15 मात्रा, और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्रा होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये चारों छंद जो है आपके क्या हैं, ये चारों छंद आपके 10 बहु से, द से दोहा, स से सोरठा, ब से बरवे, ऊ से उल्लाला, ये चारों अर्ध सम्मात्रिक छंद हैं। अब आप लोग समझते हैं आगे। तो आगे दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है कुंडलियाँ, विषम सम्मात्रिक, इसमें कुछ। तो कुछ में आप देखेंगे, कुछ में ये जो कु है स्टार्टिंग वाला, तो इससे बनेगा कुंडलियाँ, और छ से बनेगा छप्पय। तो कुंडलियाँ छंद दोस्तों सेपरेट छंद नहीं होता है, ये 2 छंदों से मिलकर बना छंद होता है, इसलिए कुंडलियाँ छंद दोहा प्लस रोला से मिलकर बना होता है। दोहा प्लस रोला बराबर होता है कुंडलियाँ। अब बात आती है छप्पय छंद की। तो दोस्तों छप्पय छंद 2 छंदों से मिलकर बना होता है। छप्पय में आप देखेंगे ये रोला से स्टार्ट कर दो, तो रोला, और प्लस दोस्तों दूसरा जो छप्पय में छंद होता है प्लस होता है उल्लाला, रोला प्लस उल्लाला, ठीक है दोस्तों। तो छप्पय छंद सेपरेट छंद नहीं होता है, छप्पय छंद रोला और प्लस उल्लाला जो से मिलकर बनता है छप्पय छंद, ठीक है, उल्लाला से। तो कुंडलियाँ में 2 ही छंद आएंगे, कुंडलियाँ में कुछ में 2 ही छंद आएंगे, कुंडलियाँ और दूसरा छप्पय। तो विषम सम्मात्रिक छंद में कुंडलियाँ और छप्पय छंद हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों।
तो ये एक छोटा सा पेज आपके एग्जाम में कम से कम 17 से लेकर 20 प्रश्न बनाएगा, क्योंकि पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा छंद है, जैसे चौपाई कैसा छंद है। तो चौपाई कैसा छंद है दोस्तों, तो चौपाई छंद के बारे में बात करेंगे। तो चौपाई सम्मात्रिक है, रोला सम्मात्रिक है, अर्ध सम्मात्रिक में दोहा, सोटा, बरबे, उल्लाला है, विषम सम्मा कुंडलियाँ, छप्पे हैं। कुंडलियाँ किस किस से मिलकर बनाया है, दोहा प्लस रोला से। पूछ सकता है कि जिस छंद के प्रत्येक चरण में 28-28 मात्रा होती है वो कौन सा छंद है, तो हर गीत का है। तो किसी भी तरीके से प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है। कुल मिला के 25 से लेकर 26 प्रश्न भी इस फॉर्मेट से बनते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो इन्हीं को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसे हमने सम्मात्रिक में सबसे पहला छंद चौपाई पढ़ना है, तो चलिए दोस्तों, चौपाई क्या होता है, तो यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। पदांत में यानी जो पद आएगा उसके अंत में 2 गुरु शुभ माने जाते हैं। 2 गुरु शुभ माने जाते हैं का मतलब है कि लास्ट में 2 मात्राएं यदि आ रही हैं तो वो शुभ माना जाएगा। अब तुलसीदास ने एक नोट लिखा है कि तुलसीदास ने पदांत में लघु भी रखा है, यानी तुलसीदास ने जो चौपाई बनाई है उनके पद के अंत में लघु भी है। अब जैसे दोस्तों हम लोग एक चौपाई के एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। दोस्तों हमें अर्थ भले ही ना पता हो, लेकिन छंद में मात्रा इंपॉर्टेंट होती है। तो दोस्तों मात्रा लगाते हैं। तो जय पे लगाएंगे तो 1-1, हनुमान पे 1-1, 2-2, 1, ज्ञान पे 2-1, गुण पे 1-1, सागर में 2-1-1, जय पे 1-1-1, कपीस पे 1-2-1, त्यों पे 1-1, लोक पे 2-1, उजागर में 1-2-1-1, रामदूत, राम पे 2-1, म पे 1, दूत पे लगाइए 2-1, अतुलित पे 1-1-1-1, बल धामा में लगाइए दोस्तों 1-1, धामा में 2-2। आगे चलते अंजनी में। देखिए अंजनी में दोस्तों, अंजनी लिखते हैं ऐसे, अंजनी में छोटा नी आता है और ऊपर होता है अनुस्वार। तो अनुस्वार के लिए 2 मात्रा का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे 2 और ज पे 1, अंजनी में छोटा नी इसलिए 1, पुत्र। अब देखिए यहाँ ये दीर्घ क्या बोलते हैं उसको, संयुक्त वर्ड आ गया, उससे पूर्व का दीर्घ होगा तो 2-1, पवन सुत 1-1-1-1-1, नामा 2-2। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा। अब इसको काउंट कर लीजिए, जैसे जय हनुमान से काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसमें कितना मात्रा हो गया, 16। जय कपीस वाली लाइन को काउंट करिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसमें भी 16 हो गया। रामदूत वाली को काउंट करिए तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ भी 16 हो गया दोस्तों। अंजनी पुत्र वाली को काउंट करिए तो अंजनी में 2 था, फिर 1 था, फिर 1 था, तो 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये 16 हो गया। तो आपने देखा कि ये चौपाई है, इसके प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्रा हो रही है दोस्तों, 16-16। और जिसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती है उसको चौपाई कहते हैं। चौपाई सम्मात्रिक छंद होता है। डिफाइन एग्जाम्पल आप सभी क्लियर होगा। अब हम लोग आगे समझते हैं। तो दोस्तों रोला समझते हैं, रोला क्या होता है। तो यह भी एक सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, जो 11 और 13 पर यति देकर बनती हैं। यति का मतलब है 11 और 13 पे हम लोग छोटा सा अल्प विराम लगा के 24 मात्राओं को सेट करते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया गया, रोला की 24 कलायति 11-13, यानी रोला की 24 कलायति। कलायति का मतलब होता है मात्रा। रोल ये एग्जाम्पल नहीं है, ये रोला को याद करने की ट्रिक है कि रोला में 24 मात्रा होती हैं जो 11 और 13 पर यति देकर बनती हैं। तो रोला में आप देखेंगे यहाँ पे 2 मात्रा सेट करेंगे, 2, और की में 2 सेट करेंगे की में, और 24 में 2 2 1, और उसके बाद कलायति में 2 2 1 1, 11 में 2 1 1, और 13 में 2 1 1। तो रोला में 2 2 हो गया यहाँ पे, और 2 यहाँ पे हो गया, और 24 में 2 2 1 यहाँ पे हो गया। तो देखिए 2 2 4, और की में 2
दो 6, 24 में देखेंगे यार इस वाले वर्ड में 6 2 8 2 10 और 1 11, तो यहाँ तक 11 हुआ, यहाँ तक 11 हो गया, यहाँ तक 11 हो गया। और यहाँ पे आप चलेंगे कलायती में, यहाँ पे देखिए तो कलायती में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ तक 13 मात्रा हो गया। तो रोला की 24 कलायती 11 13, यानी 11 और 13 पर यति देकर ये बनती है। तो अब एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा है नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, यहाँ पे पट है। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियां होम प्रवाह फूल तारे मंडन है। बंदीजन खगवृंद शेषफन सिंहासन, ये रोला का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मात्रा सेट है, नीलांबर पे सेट करेंगे तो 2 2 1 1, परिधान पे 1 1 1 2 1, हरित पे 1 1 1, पट पे चलेंगे तो 1 1, पर पे चलेंगे 1 1, सुंदर पे 2 1 1, देखिए है पे 2, ठीक है। सूर्य पे लगाएंगे तो देखिए ये संयुक्त वर्ड है, संयुक्त से पूर्व का दीर्घ, तो 2 1, चंद्र पे 2 1, युग पे 1 2, मुकुट पे 1 1 1, मेखला पे 2 1 2, रत्नाकर 2 2 1 1, क्योंकि ये दीर्घ संयुक्त है, इससे पूर्व का दीर्घ करेंगे तो 2, आधे का नहीं लगेगा, ना पे 2, क का 1, र पे 1, है पे 2, नदियाँ 1 1, यहाँ पे 2, होम 1 2, प्रवाह 1 2 1, फूल 2 1, तारे 2 2, मंडन 2 1 1, है पे 2। अब कोई कहेगा सर यहाँ पे मंडन में आगे मुँह पे 2 कैसे है, तो ये संयुक्त है, आधा पूरा, इससे पूर्व का दीर्घ होगा, 2 मात्रा लगाएंगे। अब 1 1, आगे चलिए बंदीजन पे लगाएंगे तो यहाँ पे अनुस्वार आएगा, इसलिए 2 2 1 1, खगवृंद 1 1, यहाँ पे अनुस्वार है तो 2 1, शेषफन 2 1 1 1, सिंहासन में यहाँ पे अनुस्वार है तो 2 2 1 1 और 2, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग सेट करेंगे। अब इसको आप काउंट करेंगे तो देखिए नीलांबर परिधान वाली लाइन को काउंट करिए तो 2 2 4 2 6, रेड पेन से दोस्तों ये ऑलरेडी मात्रा पहले से लगी हुई है, मैं इनको काउंट कर रहा हूँ तो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ तक दोस्तों मात्रा हो गया 11। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो इस वाली लाइन में हो गया दोस्तों 13, और 11 और 13 मात्रा काउंट करेंगे तो हो जाएगा 24। इसी तरीके से आप देखिए किसी भी लाइन में आप काउंट करेंगे तो 24 24 मात्राएं निकलेंगी चारों चरणों में, इसलिए जिसके भी प्रत्येक चरण में 24 24 मात्राएं दोस्तों होती हैं वो आपका किसका एग्जाम्पल है, तो वो रोला का एग्जाम्पल है, और यह एक सम्मात्रिक छंद है। अब हम लोग दोस्तों आगे चलेंगे। अब हम लोग समझते हैं गीतका को दोस्तों। तो गीतका क्या होती है समझते हैं। गीतका इसके प्रत्येक, ये भी एक सम्मात्रिक छंद ही होता है। प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं जो 14 और 12 पर यति देकर बनती हैं, यानी कॉमा देकर, और पद के अंत में लघु गुरु शुभ माना जाता है या आवश्यक है। देखिए यहाँ पे लिखा है, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको सल में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। दोस्तों ये पंक्ति राम नरेश त्रिपाठी का है। अब इसमें हमें अर्थ नहीं पता है, लेकिन मात्रा हमको लगाना आना चाहिए। तो हे प्रभु से मात्रा शुरू करेंगे तो 2 1 2, प्रभु पे आनंद पे 2 2 1, दाता पे 2 2, ज्ञान पे 2 1, हमको 1 1 2, दीजिए 2 1 2, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, इस पे मात्रा लगाएंगे तो 2 1, सारे पे 2 2, दुर्गुणों पे 2 1 2, को पे लगाएंगे 2, दूर पे लगाएंगे 2 1, हमको 1 1 2, कीजिए 2 1 2, लीजिए पे लगाइए 2 1 2, हमको पे लगाइए 1 1 2, शरण पे लगाइए 1 1 1, मैं पे लगाइए 2, हम पे लगाइए 1 और 2। दोस्तों मात्रा लगाने के लिए आपको वर्ण के बारे में पता होना चाहिए। वर्ण में आप जानते हैं कि लघु और दीर्घ 2 तरीके के वर्ण होते हैं। तो लघु में अ ई उ री और ली चलता है, उसके लिए एक मात्रा होगी। ये सारे स्वर हो या इनसे बना हुआ कोई भी व्यंजन हो उसके लिए एक मात्रा। और दीर्घ के लिए हम लोग दीर्घ में क्या क्या आता है, आ ई उ ए ऐ ओ औ, तो ये स्वर हो या इनसे बना हुआ कोई भी व्यंजन हो वो दीर्घ होगा, उसके लिए हम लोग 2 मात्रा का प्रयोग करेंगे। तो हम पे हमने सेट किया तो 1 1 मात्रा सेट हुआ क्योंकि लघु है। सना पे 1 2, चारी पे 2 2, बने पे 1 2, ब्रह्मचारी पे सेट करेंगे तो 2 1 1, चारी पे 2 2, धर्म रक्षक देखिए ये संयुक्त है तो संयुक्त से पूर्व का यहाँ पे 2 होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे 2
और म पे 1, र पे 2 और छ पे 1 और क पे 1। तो यहाँ पे 2 1 2 1 1 बनेगा, ठीक है। वीर पे 2 1, व्रत पे 1 1, धारी 2 2 बने 1 2, ठीक है। अब इसमें काउंट करते हैं, देखिए 2 3 4 5, पहली लाइन काउंट कर रहा हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो यहाँ पे 14 हो गया। अब ज्ञान 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे 12 हो गया। तो 12 और 14 कितना होता है दोस्तों? 26। तो गीतका के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्रा होंगे? 26। तो आप दोस्तों काउंट करेंगे, जो रेड वाली लाइन लिखी है तो सभी में आपको 26 26 मात्रा ही यहाँ पे मिलेगा। इसलिए जिसके भी प्रत्येक चरण में 26 26 मात्राएं होती हैं वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका गीतका होगा। अब हम लोग दोस्तों आगे चलते हैं, तो आगे देखेंगे आप छंद संप्रदाय में ही हर गीत का हम लोगों को पढ़ना है। तो इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, जो 16 और 12 पर यति देकर बनती हैं, और पद के अंत में लघु होना आवश्यक है। लेकिन मैथिली शरणगुप्त ने 14 14 पर भी यति दी है। वैसे 16 पर यति लगती है, 16 और 12 पर, लेकिन मैथिली शरणगुप्त ने 14 14 पर भी यति दी है। इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, हर गीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होगा। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस बात पर ही पांडवों का कौरवों से रण हुआ, जो भव्य भारत वर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। अब दोस्तों मात्रा लगाना है, तो अन्याय से मात्रा लगाना चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए अन्याय में 2 2 1, सहकर 1 1 1 1, बैठ 2 1, रहना 1 1 2, यह 1 1, महा 1 2, दुष्कर्म 2 2 1, है 2, न्यायार्थ 2 1 1, अपने 1 1 2, बंधु पे लगाएंगे 2 1, को 2, भी 2, दंड पे लगाएंगे 2 1, देना पे लगाएंगे 1 2, धर्म पे लगाएंगे 2 1, थे पे लगाएंगे 2, इस बात पर लाइन में लगाएंगे तो इस पे लगाएंगे 1 1, बात पे लगाएंगे 2 1, पर पे लगाएंगे 1 1, ही पे लगाएंगे 2, पांडवों पे लगाएंगे 2 1 2, का 2, कौरवों पे लगाइए 2 1 2, से पे लगाइए 2, रण पे लगाइए 1 1, हुआ पे लगाइए 1 2, जो पे लगाएंगे 2, भव्य पे लगाएंगे 2 1, क्योंकि ये संयुक्त है, संयुक्त से पूर्व का दीर्घ, इसलिए 2 1, भारत पे लगाइए 2 1 1, वर्ष पे लगाइए 2 1, के पे लगाइए 1, कल्पांत पे लगाइए 2 2 1, की पे लगाइए 2, का पे, कारण पे लगाइए 2 1 1, हुआ पे लगाइए 1 2। तो आप मात्रा काउंट करिए पहली वाली लाइन में, तो देखिए 2 2, इस पे अन्याय पे 2 और 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब देखिए यहाँ तक रहना तक 16 मात्रा हो गई, महादुष्कर्म है। इस वाली लाइन में काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ 12 हो गया। तो दोस्तों आप देखेंगे 16 और 12 मात्रा हो रही हैं, जो 16 और 12 पर यति देकर बनी है 28 मात्राएं। तो इसके प्रत्येक चरण में न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, 28 मात्रा बनेगा। इस बात पर ही पांडवों का कौरवों से रण हुआ, 28 मात्रा है इस चरण में। भव्य भारत कल्प के कल्पांत का कारण हुआ, इसमें 14 14 पर दोस्तों यति लगाया है, लेकिन मात्रा तो 14 14 28 ही हो। जैसे यहाँ पे जो भव्य भारत वर्ष के 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो यहाँ तक 14 मात्रा हो रहा है, और 14 ही इधर हो रहा है, क्योंकि ये मैथिली शरणगुप्त के द्वारा ही लिखा है। इसलिए प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्रा होंगी दोस्तों? 28 28। तो अब हम लोगों ने दोस्तों, अब ये सारा हम लोगों ने पढ़ लिया है। सम्मात्रिक में आप जानते हैं लास्ट वाला छंद था हर गीत का। अब हम लोग समझेंगे अर्ध सम्मात्रिक। तो अर्ध सम्मात्रिक में सबसे पहला छंद है दोहा। यह 24 मात्राओं का छंद है। इसका विकास अपभ्रंश काल में गुर्जर आभीर, ये चारागाहते जाति द्वारा माना जाता है, यानी एक गुर्जर आभीर जाति थी, उसके द्वारा माना जाता है कि वो पहाड़ों पर अपने पशुओं को चराते घूमते फिरते थे, और उसी के साथ में कुछ ना कुछ गाते रहते थे वो। तो जो वो गाते रहते थे उन्हीं से माना जाता है कि वहाँ से अपभ्रंश काल का जो पीरियड था वहाँ से मतलब इस दोहे का आविष्कार माना जाता है। लेकिन ये इसका बैकग्राउंड है। हमें तो इसमें सबसे मेन बात ये समझनी है, इसके पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मेरी बहु बाधा हारो राधा नागर सोए और जातन की झाई पर श्याम हरित दुती हुए। इसमें मात्रा लगा के सेट करेंगे। तो मेरी बहु बाधा हारो, मेरी पे लगाइए, मेरी पे 2 2, भव पे 1 1, बाधा पे 2 2, हरो पे 1 2,
राधा पे 2 2, और नागर पे लगाएंगे 1 1 1, सोई पे लगाएंगे 2 1, जा तन की झाई पर है तो 2 1 1 2, झाई पे लगाएंगे 2 2, परे पे लगाएंगे 1 2, श्याम पे लगाएंगे 2 1, हरित पे लगाएंगे 1 1 1, द्वितीय पे लगाएंगे 1 1, होय पे लगाएंगे 2 1। अब इसमें दोस्तों मात्रा काउंट करिए तो मात्रा आप देखेंगे तो मेरी बहु बाधा हरो यहाँ तक काउंट करिए तो 2 और 2 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ तक हो गया 13। देखिए ये इसका पहला चरण है। राधा नागर सोई इसका दूसरा चरण है, तो राधा पे काउंट करिए 2 2 4, नागरी में 2 2 1, तो 4 और 2 6 7 8 9 10 11, यहाँ तक 11 हो गया। जातन की झाई पर इसमें काउंट करेंगे तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ 13 हो गया। श्याम हरित द्वितीय हो इसमें काउंट करेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसमें 11 हो गया। तो दोस्तों आप जानते हैं कि रोला जो दोहा होता है उसके पहले और कौन से चरण में, तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्रा है, 13 13। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे 13 13 मात्रा हो गया, और दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं। तो पहले और तीसरे चरण में 13 13 और दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्रा होंगी, वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा दोहा दोहा। ठीक है दोस्तों, तो दोहा आप समझ गए। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों वीडियो लंबा है मैं जानता हूँ, लेकिन वन शॉट वीडियो है, एक ही वीडियो में आपका पूरा छंद का कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो आप 2x स्पीड में इसको देखिएगा, 2x स्पीड में जल्दी जल्दी आपको चीज़ें समझ आएंगी, 2x में या 1.5x की स्पीड में। ठीक है, बस आपको सुनते जाना है, यदि आप डाटा को सुनते जाएंगे तो पूरा ऑब्जर्व हो जाएगा एक ही वीडियो में। ठीक है, इसलिए और ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा किसी भी एग्जाम के लिए। छंद एक बार पढ़ लीजिए इस वीडियो को, या इसको बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बस सुन लीजिएगा, आपका डाटा क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो हमने अभी दोहा पढ़ा, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों सोरठा को। तो चलिए सोरठा समझते हैं, सोरठा क्या होता है। तो यहाँ से समझते हैं सोरठा। तो सोरठा में यहाँ पर देखिए दोस्तों, सोरठा समझते हैं। ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है सोरठा का, लेकिन सबसे पहले मैं नोट पढ़ाता हूँ आपको। नोट यहाँ पे लिखा है, सोरठा में 2 पंक्ति में 4 चरण होते हैं, जबकि रोला में 4 पंक्ति में 4 चरण होते हैं। देखिए रोला में होता क्या है कि 2 पंक्ति में 4 चरण होते हैं, 4 पंक्तियों में 4 चरण होते हैं। सोरठा में 2 ही पंक्ति में 4 चरण होते हैं। सोरठा में दूसरी पंक्ति के अंत में दोहरा पूर्ण विराम लगा होता है, जबकि रोला में दूसरी पंक्ति के अंत में एकहरा पूर्ण विराम लगा होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए सोरठा और दोहे का कंसेप्ट मैं आपको अलग से समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सोरठा, ठीक है दोस्तों, सोरठा, और यहाँ पे मैंने लिखा दोस्तों रोला। तो अब ये कहना चाह रहा है ये कि सोरठा में 2 पंक्तियों में ही 4 चरण होते हैं, सोरठा में इस तरीके का फॉर्मेट, और रोला में 4 पंक्तियों में 4 चरण होते हैं। ठीक है, अब ये कहना चाह रहा है कि सोरठा की दूसरी पंक्ति के अंत में दोहरा पूर्ण विराम लगा होता है, ये डबल पूर्ण विराम, और रोला की दूसरी पंक्ति के अंत में एकहरा पूर्ण विराम लगा होता है। सोरठा में 2 पंक्ति में, यानी ये पंक्ति 2 ही है लेकिन चरण इसमें 4 हो गए, और दूसरी पंक्ति के अंत में दोहरा पूर्ण विराम। रोला में 4 पंक्तियां, 1 2 3 4, और दूसरी वाली पंक्ति के अंत में एकहरा पूर्ण विराम है इसकी। तो आपको फॉर्मेट देखना पड़ेगा। यदि सोरठा दिया हुआ है और रोला दिया हुआ है तो सोरठा की दूसरी पंक्ति के अंत में डबल पूर्ण विराम मिल जाएगा। अगर रोला हुआ तो दूसरी पंक्ति के अंत में सिंगल विराम मिलेगा, पूर्ण विराम मिलेगा। इससे भी हम रोला सोरठा की पहचान कर सकते हैं, क्योंकि 24 मात्राओं के छंद दोनों होते हैं, इसलिए एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो आप तुरंत दूसरी वाली लास्ट में लाइन में जाइए। अगर डबल पूर्ण विराम लगा है तो सोरठा का एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्योंकि 24 मात्रा तो दोनों में काउंट करके बनेंगी ना, इसमें भी बनेंगी इसमें भी बनेंगी। तो आपको देखना ये है कि दूसरी पंक्ति के अंत में दोहरा पूर्ण विराम है तो सोरठा है, और दूसरी पंक्ति के अंत में एकहरा पूर्ण विराम है तो रोला है। चलिए अब समझते हैं सोरठा को और डिटेल में। यही बात इसने कहा है यहाँ पे, ये कहना चाह रहा है कि सोरठा में 2 पंक्ति में 4 चरण होते हैं, जबकि रोला में 4 पंक्तियों में 4 चरण होते हैं। सोरठा में दूसरी पंक्ति के अंत में दोहरा पूर्ण विराम लगा होता है, और जबकि रोला में दूसरी पंक्ति के अंत में एकहरा पूर्ण विराम लगा होता है। अब देखिए दोस्तों रोला को समझते हैं, यहाँ पे ये सोरठा को समझते हैं। तो फूले पे लगाइए तो 1 1 2 मात्रा हो जाएगा, फलें 1 1, ना बेंत 1 2,
एक, जदपि एक एक एक, सुधा एक दो, बरसें एक 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 एक, जलद एक एक एक। अब मूरख हृदय न चेत, तो दो एक एक, हृदय पे एक एक एक, न चेत एक दो एक, जो गुरु मिले वृंच सम, तो इस पे लगाएंगे तो दो गुरु एक एक मिले एक दो, विरंच एक दो एक, सम एक एक। अब इसको काउंट करेंगे दोस्तों, तो फूल हैं फल हैं ना बैत, इसको काउंट एक दो तीन चार पाँच छः सात, यहाँ तक हुआ 8 9 10 11। ठीक है, तो इसमें आपने देखा इसमें हो गया 11। अब यहाँ पे काउंट करेंगे, यद्यपि सुधा वर्षें जलद, तो एक एक एक, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो इसमें हो गया 13। अब यहाँ पे काउंट करेंगे, मूर्ख हृदय न चेत, तो मूर्ख में हमने लगाया तो 2 1 3 4 हो गया यहाँ तक। हृदय में काउंट करेंगे तो 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ तक 11 हो गया। और जो गुरु मिले वृंच समय, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ तक 13 हो गया। तो दोस्तों ये फॉर्मेट जो आप देख रहे हैं इसमें सोठा में, तो पहले और तीसरे वाले चरण में तो हो रही है 11 11, और दूसरे और चौथे वाले में हो रही है 13 13। देखिए ये फॉर्मेट जो मैंने बना के तैयार किया है, ये फॉर्मेट आपका किसका है, पहले तीसरे में 11 11, दूसरे चौथे में 13 13, ये फॉर्मेट सोठा का है। और सोठा के बारे में 2-3 लाइन इंपॉर्टेंट मैंने आपको ये बता दी है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए अब दोस्तों हम लोग सुनते हैं बरवे छंद पे। तो बरवे छंद क्या होता है समझते हैं। इसका फॉर्मेट ये है कि पहले तीसरे में 12 12 मात्रा, दूसरे चौथे में 7 7 मात्रा। देखिए, चंपक हरवा अंग मिल अधिक सुहाय, जाने पर से ये हीरे जब को मिलाए, तो मात्रा लगा लीजिए बस। और हमें करना क्या है, मात्रा इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे आप मात्रा लगाएंगे चंपक पे, तो यहाँ पे मात्रा लगेंगे दोस्तों 2 2 1 1, हरवा 1 1 1 1, अंग पे 1 1, मिल 1 1, अधिक सुहाय 1 1 1 2, सॉरी 1 2 1, जाने पे लगाइए 2 1, पर 1 2, सिय 1 1, हियरे पे 1 1 2, जब 1 1 को मिलाए पे लगाएंगे, तो को मिलाए पे 1 1 2 1। ठीक है, अब इनको काउंट कर लीजिए। तो देखिए इनको काउंट करेंगे तो चंपक हरवा अंग मिले, यहाँ तक काउंट करिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। चंपक पे काउंट करेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, चंपक हरवा अंग मिले। अब अगले पे काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। देखिए दोस्तों यहाँ हो रहा है 11 मात्रा। अभी आप समझना, मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ तक बैठ रहा है 11, अब यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे बैठ रहा है 7। अगले में काउंट करिए, जाने पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ हो गया 12। अगला काउंट जब को मिलाए तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ हो गया 7। अब ये फॉर्मेट हो, देखिए यहाँ पे ये लिखा तो सही है चंपक हरवा अंग मिले, मात्रा भी इसी तरीके से सेट होगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे यहाँ पे मात्रा बैठ रही है 11, बात समझ रहे हैं आप, और यहाँ पे बैठ रही है 7, और यहाँ पे बैठ रही है 7, और यहाँ पे बैठ रही है 12। तो ये फॉर्मेट तो सिंपल सी बात है, बरवे छंद का ही है, क्योंकि दूसरे और चौथे में 7 7 मात्राओं, पहले और तीसरे में 12 12 मात्रा। इसमें 11 भले ही हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में तो ये 12 ही मात्रा है ना। इसलिए ये हमारा किसका है फॉर्मेट, ये हमारा फॉर्मेट हो जाएगा बरवे छंद का। तो बरवे छंद के फॉर्मेट में आपने पहले और तीसरे में 12, दूसरे चौथे में 7 7। चलिए अगला छंद है उल्लाला छंद। तो उल्लाला में पहले और तीसरे में 15, दूसरे चौथे में 13 13। ठीक है, तो इसमें भी मात्रा लगानी है दोस्तों, तो मात्रा लगा के सेट करते हैं। तो यहाँ पे लगाएंगे, हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, हे मातृभूमि संतान हम तू जननी तू प्राण है। अब इस पे लगाएंगे तो यहाँ पे लगाइए 2, शरणदायिनी 1 1 2 1 1, देवी 1 1, देवी पे 2 1 होगा, 2 1 होगा यहाँ पे। तू 2, करती 1 1 2, सबका 1 1 2, त्राण 2 1, है 2, हे 2, मातृभूमि 2 1, भूमि 2 1,
संतान 2 1 1, हम 1 1, तू 2 1, जननी 1 1, तू 2, प्राण 2 1। काउंट कर लीजिए दोस्तों, देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ तक देखेंगे आप 15 मात्राएं। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो यहाँ पे 15 मात्रा होगी। अब आगे चलेंगे, करती सबका त्राण है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो इसमें होगी 13 मात्रा। यहाँ पे चलेंगे, हे मातृभूमि संतान हम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो इसमें हो गई 15 मात्रा, ठीक है दोस्तों। हे शरण दायिने, दोस्तों आप समझ लीजिए मात्रा 15 होगा। ये फॉर्मेट पता होना चाहिए। मात्रा लगाने का कंसेप्ट मैंने आपको बता ही दिया है। तू जननी तू प्राण है, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमसे काउंट करें ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो इसमें 13 हो गया। तो कुल मिला के फॉर्मेट याद रखना है उल्लाला छंद का, पहला तीसरा 15 और दूसरा चौथा 13, तो 15 15 13 13, ठीक है। यहाँ पे याद रखेंगे 15 15 पहले तीसरे में और 13 13, ठीक है। ये फॉर्मेट किसका होता है दोस्तों? ये फॉर्मेट होता है उल्लाला। अब दोस्तों हम लोग आगे चलेंगे, तो अब अगला है यहाँ पे विषम मात्रिक छंद, इसको समझते हैं। तो विषम, इस जब दो अलग अलग छंद आपस में मिलकर तीसरे छंद का निर्माण करते हैं तो उसे विषम मात्रिक छंद कहते हैं। इसमें कुंडलियां हैं जो दोहा प्लस रोला से मिलकर बना होता है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, दोहा में 2 पंक्ति होती हैं और रोला में 4 पंक्ति होती हैं, तो 2 और मिला के 4, कुल मिला के 6 पंक्ति हो जाएगा। रोला 4 चरण होते हैं ना 4 पंक्तियों में, तो 6 पंक्ति हो जाएगा। तो कुंडलियां ही एक ऐसा सेपरेट छंद होता है जो 6 पंक्तियों का छंद होता है दोस्तों। तो समझते आगे, परिभाषा समझते हैं कुंडलियां छंद की। जब एक दोहा और एक रोला के योग से कुंडलियां छंद बनता है, इसमें आरंभ में 2 पंक्तियां दोहा की तथा अंत में 4 पंक्तियां रोला की होती हैं। इस प्रकार कुल 6 पंक्तियों का छंद कुंडलियां होता है। जो मैं डाटा बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सुनते चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, आपको बस समझना है। देखिए यहाँ पे 6 लाइनें लिखी हुई हैं। कोलाहल सुन खगन के, कोलाहल सुन खगन के सर्वन जन अनुराग, ये सब स्वार्थ के सखा दुर्दिन दे हैं त्याग, दुर्दिन दे हैं त्याग तो 13 जब जही हैं, दूर ही से तज आस पास को नहीं यही हैं, कह गिरधर कवि राय तेह मत करी हैं काहल, ए चल छल के मूल भूल मत कोलाहल। दोहा के यहाँ तक दिया हुआ है, ठीक है। अब आप इसमें इंपॉर्टेंट बात समझेंगे। देखिए कुंडलियां छंद और छप्पे छंद में मात्रा का कोई रोल नहीं है, लेकिन बाकी छंदों में आपको मात्रा लगाकर सेट करना आना चाहिए। इस वाले छंद को हम कैसे पता करेंगे कि ये छंद छप्पे है कि कुंडलियां हैं? तो सबसे मेन बात आप समझना, जो मैं भी समझाने जा रहा हूँ। अगर मान लीजिए कुंडलियां छंद दिया हुआ है, कौन सा छंद? कुंडलियां दिया हुआ है, कुंडलियां छंद। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आप समझिए, जो मैं यहाँ पे ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ दोस्तों। ये दूसरी लाइन जो है ना इसकी, ये सब स्वार्थ के सखा, और दूसरी लाइन के लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है दुर्दिन देह त्याग। अब तीसरी लाइन में आइए, तीसरी लाइन में लिखा है दुर्दिन देह त्याग, लिखा है कि नहीं? तो अगर दूसरी लाइन के लास्ट में जो लिखा है दुर्दिन देह त्याग, वही तीसरी लाइन के शुरुआत में भी लिखा हुआ है दुर्दिन देह त्याग, तो अगर जो दूसरी लाइन के लास्ट में लिखा हुआ है, दूसरी पंक्ति के अंत में लिखा हुआ है, वही तीसरी पंक्ति के शुरुआत में भी हो, तो वो छंद तुरंत पहचान जाइए कुंडलियां होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है दुर्दिन देह त्याग, यहाँ भी लिखा है दुर्दिन देह त्याग, तो ये कुंडलियां छंद है। दूसरी पंक्ति के अंत में दुर्दिन देह त्याग, वही तीसरी पंक्ति के शुरुआत में है दुर्दिन देह त्याग। तो दुर्दिन देह त्याग दूसरी पंक्ति के अंत में जो लिखा है वही तीसरी पंक्ति के शुरुआत में हो, तो वह आपका कुंडलियां छंद होता है दोस्तों। बस इसमें लाइन 6 है इसमें, लेकिन 2 लाइनों से ही पता चल जाएगा। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं, देखिए यहाँ पे इसी ने लास्ट में कोलाहल तक तो हो ही गया। दोहा के अंतिम चरण, चौथे चरण से रोला प्रारंभ होता है।
है ना। यानी दोहा का अंतिम चरण, चौथे चरण से रोला प्रारंभ होता है। यानी कि आपको पता है शुरुआत के 2 चरणों में तो ये दोहा ही होगा, क्योंकि भाई ये दोहा प्लस रोला से मिलकर बना होता है। और लास्ट की जो अंतिम चरण होंगे वो रोला के होंगे, क्योंकि दोहा प्लस रोला ही से तो मिलकर कुल 6 पंक्तियों का छंद कुंडलियां होता है। चलिए, तो वही वाली बात थी वहाँ पे। अब यहाँ पे लिखा है छप्पे, तो छप्पे रोला प्लस उल्लाला से मिलकर बना है। अब रोला में होती है 4 पंक्ति और उल्लाला में होती है 2 पंक्ति, तो कुल मिला के कितनी पंक्ति हो गई? 6। इसलिए छप्पे भी 6 पंक्तियों का छंद होता है। तो कुंडलियां और छप्पे दोनों ही 6 पंक्तियों के छंद होते हैं। चलिए दोस्तों, आगे डिफाइन इसकी समझते हैं। तो परिभाषा लिखा हुआ है, एक रोला और एक उल्लाला की योग से छप्पे छंद बनता है। इसमें आरंभ की 4 पंक्तियां रोला की और अंत की 2 पंक्तियां उल्लाला की होती हैं। इस प्रकार कुल 6 पंक्तियों का छंद छप्पे होता है। अब यहाँ पे लिखा है, देखिए, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है, बंदीजन खग वृंद शेषफन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी उस बेस के, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्त सर्वेश की। तो दोस्तों आप देखेंगे शुरुआती 4 पंक्तियां किसकी हैं? रोला की। और लास्ट की 2 पंक्तियां किसकी हैं? उल्लाला की। तो 4 और 2 कुल मिला के 6 पंक्तियों का छंद आपका क्या हो जाएगा? छप्पे हो जाएगा। तो या तो आप रोला और छप्पे वाले फॉर्मेट से इसको आप समझ सकते हैं। जैसे अगर कुंडलियां छंद दिया हुआ है तो उसमें शुरुआती 2 पंक्तियां दोहा की होती हैं, दोहा की दूसरी पंक्ति के अंत में दोहरा पूर्ण विराम लगा होता है। और छप्पे छंद की शुरुआती 4 पंक्तियां रोला की होती हैं, तो उसमें दूसरी पंक्ति के अंत में एकहरा पूर्ण विराम होता है। तो अगर दूसरी पंक्ति के अंत में एकहरा पूर्ण विराम लगा हुआ है तो तुरंत आप समझ जाएंगे कि ये रोला से स्टार्ट हो रहा है, और रोला प्लस उल्लाला से मिलकर बनता है छप्पे, इसलिए छप्पे छंद होगा। और अगर मान लीजिए दूसरी पंक्ति के अंत में डबल पूर्ण विराम है, और जो दूसरी पंक्ति के अंत में वही तीसरी पंक्ति की शुरुआत में लिखा है, या केवल 2 ही पंक्ति दी हुई है और दूसरी पंक्ति के अंत में डबल पूर्ण विराम है, तो सिंपल सी बात है वो कुंडलिया छंद उसने दिया होगा। और देखिए यहाँ से ऐसे समझते हैं कि दूसरी पंक्ति के अंत में यहाँ पे लिखा हुआ है मेखला रत्नाकर है। देखिए यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, मेखला रत्नाकर है। और तीसरी पंक्ति की शुरुआत में नदियाँ प्रेम प्रवाह, देखिए यहाँ पे लिखा है नदियाँ प्रेम प्रवाह। तो यहाँ पे दूसरी पंक्ति के अंत में तीसरी पंक्ति की शुरुआत में दोनों अलग अलग है, और दूसरी पंक्ति के अंत में तीसरी पंक्ति की शुरुआत में डिफरेंट हो, अलग हो, एक जैसा नहीं हो, तो वो आपका छप्पे छंद होगा। और छप्पे छंद को और कुंडलिया छंद को डिफरेंस करने का एक और तरीका मैंने आपको ये वाला बताया है कि अगर दूसरी पंक्ति के अंत में अगर मान लीजिए आपका सिंगल पूर्ण विराम लगा हुआ है तो वो रोला से स्टार्ट हो रही है, और अगर दूसरी पंक्ति के अंत में डबल पूर्ण विराम है तो वो दोहा से स्टार्ट हो रही है। तो दोहा प्लस रोला से मिलकर तो बनता है कुंडलियां, और रोला प्लस उल्लाला से मिलकर बनता है छप्पे। अगर तो दूसरी पंक्ति के अंत में अगर जो है सिंगल है तो वो छप्पे है, दूसरी पंक्ति के अंत में डबल पूर्ण विराम है तो वो कुंडलियां है। और एक और तरीका ये है कि जो दूसरी पंक्ति के अंत में है दुर्दिन दह है त्याग, तीसरी पंक्ति के शुरुआत में वही है दुर्दिन दह है त्याग। एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, मैं तो एक से ही समझा रहा हूँ आपको, तो वो आपका कुंडलियां होगा। और जो दूसरी पंक्ति के अंत में लिखा हुआ है मेखला रत्नाकर है यहाँ पे, ये तीसरी पंक्ति की शुरुआत में नदियां प्रेम प्रवाह, तो वो दोस्तों क्या होगा, वो अलग अलग हो जाएगा, तो वो छप्पे छंद हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस आज की वीडियो में हमने आज आपसे पूरे छप्पे छंद टॉपिक के बारे में दोस्तों मैंने आपसे चर्चा किया है। मैंने बिल्कुल दोस्तों किसी भी कंसेप्ट को इसमें छोड़ा नहीं है, मैंने पूरे छप्पे छंद से समझाते हुए आपको, छंद संप्रदाय से समझाते हुए इसका अर्थ क्या है, प्रयोग कहाँ होता है, बेसिक से लेकर हाई तक मॉडरेट में मैंने आपको इसका पूरा कंसेप्ट समझाते हुए दोस्तों मैंने आपको डिटेल कर दिया है। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनका भी हेल्प हो जाएगा। और दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके का पूरा 1 शॉट वीडियो यदि नेक्स्ट लाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मेरी मेहनत तो सफल हो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा किस टॉपिक पर आप वीडियो बनाना
चाहते हैं। मैं तो 1 बाई 1 करके कोई भी टॉपिक यहाँ पे आपका कंप्लीट करते जा रहा हूँ, क्योंकि हिंदी तो हमें पूरा कंप्लीट करना ही है। ठीक है दोस्तों, तो और भी यदि आप देखना चाहते हैं, समास का, वाक्य का टॉपिक देखना चाहते हैं, अलंकार समझना चाहते हैं, तो सारा इसमें वीडियो लेक्चर पड़ा हुआ है दोस्तों। तो मैं इसी भी तरीके से इस पर एक एक करके 1 शॉट वीडियो लाता जाऊँ। तो दोस्तों यदि आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाद बाकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ करते हैं। हैव अ नाइस डे। आज के लिए